इस वीडियो में आपको 12th क्लास हिंदी सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले खंड ए, बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे गद्यांश दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है। इससे रिलेटेड एक एक नंबर के 5 प्रश्न पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। तो वीडियो को रोक करके आराम से आप इसको पढ़ लीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है क्योंकि साहित्य का आधार जीवन है। ऑप्शन ग राइट। मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है? आनंद की। ऑप्शन ख राइट। साहित्य के आनंद का आधार है तो यह है सुंदर और सत्य को पाना। क ऑप्शन राइट। परिमिति का अर्थ है सीमित। क ऑप्शन राइट। साहित्य किसके सामने जवाबदेह है? मनुष्य के। ग ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, यहाँ पे काव्यांश दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है। इससे रिलेटेड एक एक नंबर के 5 प्रश्न पूछे गए, उनका आंसर आपको देने हैं। तो इस काव्यांश को आप पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके। अब इससे संबंधित यहाँ पे पहला प्रश्न है, ईश्वर के चरण चूमने के लिए कौन लालायित रहता है? ये है हिमगिरी। ग ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2, किसका रोम रोम तेरा चिर ऋणी है? संपूर्ण सृष्टि। जगत पिता किसे कहा गया है? ईश्वर को। ये किसको कहा गया है? ईश्वर को। सत्य कथन पर सही का चिन्ह लगाइए। तो इनमें सत्य कथन क्या है? ईश्वर के चरणों में धरती अंबर नतमस्तक। संपूर्ण सृष्टि का रोम रोम में कौन सा अलंकार है? इसमें पुनरुक्ति अलंकार है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे दोपहर जो होता है इसके अंदर यहाँ पे आपको बताना है कौन सा समास है। ठीक है, दोपहर के अंदर आपको बताना है कौन सा समास है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन 3, काव्य पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक एक नंबर के 5 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि कौन है? रघुवीर सहाय। ग ऑप्शन राइट। सीधी बात भी किसके चक्कर में फंस गई? भाषा की। निराला ने जीर्ण बाहु किसे कहा है? कृषक को। बगुलों का कौन सा सौंदर्य अपने आकर्षण में बांध रहा है? पंक्तिबद्ध सौंदर्य। ख ऑप्शन राइट। नेक्स्ट 5, उषा कविता में उषा का जादू किससे टूटने की बात की गई है? सूर्योदय से। नेक्स्ट यहाँ पे 4th क्वेश्चन, इसमें गद्य पर आधारित यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं, एक एक नंबर के 5 प्रश्न। पहला है, शीरीष का वृक्ष कहाँ से अपना रस खींचता है? वायुमंडल से। बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है? जनिंद्र कुमार। इसके लेखक हैं जनिंद्र कुमार। लेखक बचपन में किस सभा का उपमंत्री था? कुमार सुधार सभा का। लेखक ने काल्पनिक जगत की वस्तु किसे कहा है? समता को। भक्तिन का विवाह किस उम्र में हुआ था? 5 वर्ष की उम्र में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे भक्तिन का जो गोना है, भक्तिन का गोना किस आयु में हुआ? यानी कि भक्तिन का जो गोना है वो किस आयु में हुआ? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि आपको पेड PDF खरीदनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इससे डाउनलोड कर सकते हैं। इन पेड PDF की सहायता से एग्जाम में आप मैक्सिमम जो है क्वेश्चन जो है सेम देखने को मिलेंगे और आप जो है लगभग कंप्लीट नंबर आप एग्जाम में ले सकते हैं अगर उन PDF को पूरा ध्यान से पढ़ेंगे तो। क्योंकि वो जो PDF है लास्ट 10 ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनका एनालाइज करके बनाई गई है और वो आपका लेटेस्ट सिलेबस और पैटर्न के ऊपर आधारित है। ठीक है, याद रखना, वो आपका जो लेटेस्ट पैटर्न है, लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आधारित है और उसके अंदर लेटेस्ट जो क्वेश्चन है वो दिए गए हैं सिलेबस के अंदर से ही। 5th क्वेश्चन, वितान भाग 2 पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, एक नंबर के 5 प्रश्न हैं। पहला है, यशोधर बाबू दफ्तर में किस पद पर थे? सेक्शन ऑफिसर। आनंदा यानी कि लेखक
दत्ताजी राव से मिलने क्यों गया था? अपनी पढ़ाई की बात करने के लिए गया, ऑप्शन राइट। लेखक के दादा अपना कोल्हू सारे गांव में सबसे पहले क्यों चलाते थे? गुड़ की ज़्यादा कीमत के लिए। सिंधु घाटी में व्यापार व खेती कैसी थी? उन्नत। मोहनजोदड़ो की सभ्यता और संस्कृति किसकी शोभा बढ़ा रहे हैं? अजायब घर की, ख ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 6, अभिव्यक्ति और माध्यम पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, एक नंबर के 5 प्रश्न। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता करने वाली पहली वेबसाइट है rediff.com। भारत में पहला छाप कारखाना यानी कि छापा कारखाना स्थापित हुआ था, ये हुआ था आपका गोवा में। इसका राइट आंसर है गोवा में। क्वेश्चन 3, समाचार लेखन के कितने ककार होते हैं? 6 ककार होते हैं। कौन से? क्या, कब, कौन, कहाँ, क्यों, कैसे। रेडियो कैसा माध्यम है? श्रव्य यानी कि सुन सकते हैं। टीवी कैसा माध्यम है? दृश्य और श्रव्य, देख भी सकते हैं टीवी को, सुन भी सकते हैं। 5th, विशेषीकृत रिपोर्टिंग किसके करने वाला रिपोर्टर क्या कहलाता है? विशेष संवाददाता। नेक्स्ट यहाँ पे 7, व्याकरण पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, एक नंबर के 5 प्रश्न हैं। तो इसमें फर्स्ट है अत्याचार का संधि विशेष क्या बनेगा? अति प्लस आचार, ऑप्शन ख राइट। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो इसमें है बहुवीरी समास, यानी कि पीला है अंबर जिसका, यानी कि भगवान कृष्ण। और अभी मैंने आपसे एक समास पूछा भी है, दोपहर में कौन सा समास है? इसका समास विग्रह करके आप जरूर कमेंट सेक्शन में नाम बताएं, और इसमें कौन सा समास है। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। तो इसमें है उस बच्चे को नजर लग गई, ऑप्शन ख राइट। आज तुमने नया पोशाक पहनी, इस वाक्य में क्या दोष है? इसमें है वचन संबंधी, यानी कि आज तुमने नई पोशाक पहनी है। आज तुमने नई पोशाक पहनी, ये आना चाहिए। नेक्स्ट है 5 का, यहाँ पे कॉलम ए को कॉलम ब के साथ मिलाना है। तो इसमें सबसे पहला है बेकाम, इसकी जो मैचिंग है बेकाम की हो जाएगी आपकी अवयवी भाव समास। फिर है कर कमल, सेकंड की जो मैचिंग है कर्मधारय समास। चौराहा, तो चौराहा 4 राहों का समूह, यानी कि इसमें गिनती है, तो ये द्विगु समास। माता पिता, माता और पिता, द्वंद्व समास। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन का है। क्वेश्चन 8, नैतिक शिक्षा पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, एक नंबर के 5 प्रश्न हैं। पहला है शिकार करते समय राजा का कौन सा अंग कट गया था? तो उसकी जो है राजा की जो है उंगली कट गई थी, ऑप्शन का यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट। गीता में किसका अद्भुत संगम है? ज्ञान, कर्म, उपासना, यानी कि उपरोक्त सभी का। महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था? सुद्धोधन। महात्मा बुद्ध के जो पिता थे उनका नाम था सुद्धोधन। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था। भाग्य पर ही निर्भर करने वाली मछली का क्या नाम था? यद भविष्य, ऑप्शन ख राइट। अब्दुल हमीद को मरणोपरांत किस पद से सम्मानित किया गया था? परमवीर चक्र से। नेक्स्ट है खंड ब, इसमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन 9, पद्यांश की सह-प्रसंग व्याख्या करनी है, 5 नंबर का है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। ये जो प्रस्तुत पद्यांश है रूबाई उर्दू के मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित है, और इसकी जो व्याख्या यहाँ पे नीचे दी गई इसको आप पढ़ेंगे खुद। इसी के अथवा में एक और है, पद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, इस पद्यांश को आप पढ़ लीजिए। इससे संबंधित पहला प्रश्न है कवि और कविता। कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन। कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे किस आशा में नीड़ों से झांक रहे हैं? प्रत्याशा में। चिड़ियों के घोंसले से किस दृश्य की कल्पना की गई है? उतावलेपन के दृश्य की। चिड़ियों के पंखों में चंचलता क्यों उत्पन्न होती है? माता के इंतजार में। चिड़ियों को क्या लगता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है? क्यों लगता है? क्योंकि बहुत देर हो गई है, अभी तक उनकी माँ नहीं आई है। क्वेश्चन 10, गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या करनी है, 5 नंबर का है, इसको आप पढ़ेंगे खुद। और ये जो गद्यांश आपका यह लेखिका महादेवी वर्मा के द्वारा रचित है और भक्तिन पाठ से लिया गया है।
इसकी व्याख्या आप खुद करेंगे अपने विवेकानुसार। इसी के अथवा में गद्यांश दिया गया, इससे संबंधित यहाँ पे 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहले आप इसको पढ़ेंगे। इससे संबंधित नीचे प्रश्न है। पाठ का नाम है पहलवान की ढोलक। लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। किस आयु में लुट्टन अनाथ हो गया? 9 वर्ष की आयु में। लुट्टन ने पहलवानी क्यों शुरू की? लोगों से बदला लेने के लिए। बचपन में लुट्टन का पालन पोषण किसने किया? विधवा सास ने। नियमित कसरत से लुट्टन के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा? नियमित कसरत से उसने सीने और बाहों को सुडौल तथा मांसल बना दिया। क्वेश्चन 11, यहाँ पे आपको किसी एक विषय पे जो है रचना करनी है। परीक्षा के दिन मीठी वाणी एक औषधि, ये आप खुद करेंगे और ये 5 नंबर का रहेगा। इसी के अथवा में एक और दिया हुआ है। इस चित्र को आपको देखना है। क और ख किसी एक विषय पे, क में तो यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, इनमें से किसी एक विषय के ऊपर भाव व्यक्त करना है। ये भी खुद करेंगे। दूसरा यहाँ पे नीचे दिया गया है, इन दोनों में से आपको एक करना है। क्वेश्चन 12, काव्यखंड पर आधारित यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न 3 नंबर का, दूसरा 2 नंबर का, यानी कि ये 3 नंबर का है, नीचे वाला आपका 2 नंबर का है। दोनों करने हैं। तो इसमें देखिए पहला, विप्लव रव से छोटे हैं शोभा पाते। पंक्ति में विप्लव रव से कवि का क्या स्पष्ट करना चाहता है? उत्तर, विप्लव रव से कवि का तात्पर्य क्रांति से है। कवि के अनुसार जब क्रांति होती है तो गरीब लोगों में या आम जनता में जोश भर जाता है। यह वही वर्ग है जो शोषण का शिकार होते हैं। अतः जब समाज में क्रांति होती है तो इन्हीं से आरंभ होती है। यही क्रांति के जनक होते हैं। क्रांति का आगाज होते ही नए और सुनहरे भविष्य के सपने संजोने लगते हैं। यह प्रसन्नता इनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। कहा गया है कि यही वर्ग क्रांति के समय शोभा पाता है। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, बगुलों के पंख कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, बगुलों के पंख कविता एक सुंदर दृश्य कविता है। इसमें कवि आकाश में उड़ते बगुलों की पंक्ति को देखकर तरह तरह की कल्पनाएं करता है। ये बगुले कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की सफ़ेद काया के समान उड़ लगते हैं। यह दृश्य अत्यंत नैनाभिराम प्रतीत होता है। कवि को यह दृश्य इतना भाता है कि वह सब कुछ भूलकर इसी तरह सौंदर्य में अटक कर रह जाता है। क्वेश्चन 13, गदखंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला 3 नंबर का है, दूसरा 2 नंबर का, और दोनों आपको करने हैं। पहला है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? उत्तर, भक्तिन के प्रभाव में आकर लेखिका महादेवी देहाती हो गई थी। दोनों एक साथ बहुत समय तक रही, लेकिन भक्तिन महादेवी के प्रभाव में न आ सकी। यह अवश्य हुआ कि महादेवी को भक्तिन के प्रभाव में आना पड़ा। देहाती खाने की अनेक प्रकार की विशेषताएं बता कर देहाती खाने की आदि बना दिया, जिसके कारण लेखिका को रात में मकई के दलिए के साथ मट्ठा पीना पड़ा। बाजरे के तिल मिलाकर बने पुए खाने पड़े और ज्वार के भुने हुए भुट्टे की खिचड़ी खानी पड़ी। उनकी बनाई हुई सफ़ेद मुहैया की लापसी को संसार के श्रेष्ठ हलवे से अधिक स्वादिष्ट मानकर खाना पड़ा। भक्ति ने महादेवी को अपनी देहाती भाषा भी सिखा दी। इस प्रकार महादेवी भी देहाती बन गई। सेकंड है, शिरीष की महिमा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आंसर, शिरीष भयंकर गर्मी, उमस, लू आदि के बीच सरस रहता है। वसंत में वह लहक उठता है तथा भादो मास तक फलता फूलता रहता है। उसका पूरा शरीर फूलों से लदा रहता है। उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है। तब भी श्रीत कालजयी अवधूत की बातें जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है और वह काल व समय को जीत कर लहराता रहता है। क्वेश्चन 14, विधान भाग 2 से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला 3 नंबर का, दूसरा 2 नंबर का, दोनों आपको करने हैं। 5 नंबर का प्रश्न है ये। पहला है, जूझ कहानी के आधार पर दत्ताजी राव का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, राव साहब गांव के सम्मानित जमींदार हैं। उनके चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार हैं। नेक दिल, उदार और रोबीले इंसान। कभी लेखक के दादा उन्हीं के खेतों में काम किया करते थे। वे अपने गुणों के आधार पर सहायता मांगने पहुंचने वालों की सहायता करते थे। वह अपनी बात के धनी थे, जो कहते थे वही करते थे। इसके साथ ही वे सद्व्यवहारी, परदुखात्र और सच चरित्र इंसान भी थे।
सेकंड, मोहनजोदड़ो के अजायब घर में खुदाई के समय मिली कौन कौन सी चीज़ें रखी हुई हैं? उत्तर, अजायब घर में जो थोड़ी सी चीज़ें प्रदर्शित की गई है वे सिंधु सभ्यता की झलक दिखाने को काफ़ी है। उनमें काला पड़ गया गेहूँ, तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरे, चाक पर बने विशाल मृद भांड, उन पर बने काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियाँ, दिए, नापतोल के पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे खिलौने, 2 पाटन की चक्की, कंघी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के मनके वाले हार, पत्थर के औजार, तांबे व बहुत सारी सुइयाँ भी हैं। यह नर्तकी व दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति भी है। इसके साथ ही अजायब घर में तैनात अली नवाज ने बताया कि कुछ सोने के गहने भी यहाँ हुआ करते जो कि चोरी हो गए हैं। क्वेश्चन 15, इसमें यहाँ पे पहला प्रश्न 3 नंबर का, दूसरा 2 नंबर का, टोटल 5 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। जिस वाक्य में एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग होता है, यमक अलंकार कहलाता है। जैसे कनक कनकतः 100 गुणी मादकता दिखाए। इस वाक्य में एक कनक सोना है और दूसरा धतूरा। व्यंजन संधि की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे अभी प्लस एक अभिषेक। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे एक का संधि विच्छेद क्या होगा और उसमें कौन सी संधि है। इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 16, इसमें नैतिक शिक्षा पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें पहला प्रश्न 3 नंबर का है, दूसरा 2 नंबर का, दोनों 5 नंबर के हैं, दोनों आपको करने हैं। फर्स्ट है, जगदीश चंद्र बसु द्वारा विद्युत तरंगों पर किए गए शोध पर प्रकाश डालिए। आंसर, सन 1885 में बसु ने शॉर्ट रेडियो तरंगों की खोज की थी। इन्होंने पटसन के सूक्ष्म रेशे जैसी सूक्ष्म सामग्री से विद्युत तरंगों के ध्रुवण को ग्रहण करने वाले उपकरण बनाने में भी सफलता प्राप्त की। उसकी सहायता से विद्युत उपकरण रिसीवर तैयार किया। उन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा वायुमंडल में वायरलेस की तरंगों के अस्तित्व को सिद्ध किया। उन्होंने यह कार्य अपनी स्वनिर्मित उपकरणों से विद्युत तरंगों को 2 कमरों की दीवार पार करके तीसरे कमरे में पहुंचकर एक तोप व एक पिस्तौल चलाकर बारूद के ढेर से विस्फोट करके दिखाया। सेकंड, इसमें लंदन के इंडिया हाउस में मदन लाल ढींगरा की मुलाकात किन किन भारतीयों से हुई। आंसर, लंदन के इंडिया हाउस में मदन लाल ढींगरा की मुलाकात श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीर सावरकर, महादेव बापट, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, हरनाथ सिंह अरोड़ा, बी.एस. नैयर, गोविंद आमिर तथा गंडूरंग आदि क्रांतिकारियों से हुई। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लेने हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इनकी पेड PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में मिनिमम आप 90% आराम से 90 से लेकर 95% मार्क्स यानी कि स्कोर एग्ज़ाम में कर पाएंगे। लेकिन उसको PDF को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ऐसे नहीं है कि PDF खरीद ली फिर उसको पढ़ोगे नहीं, फिर क्या फ़ायदा। तो आपको पेड PDF को पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और इसमें वही क्वेश्चन हैं जो लास्ट 10 ईयर से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। साथ ही साथ जो नए सैम्पल पेपर हैं उनमें से भी जो रिपीटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे ऐड किए गए हैं। ये आपके लेटेस्ट सिलेबस से है, यानी कि अगर पुराने जो पेपर हैं उनमें जो सिलेबस से आउटडेटेड क्वेश्चन है उनको रिमूव कर दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।